भाइयों बहनों, आप विकासवाद को वोट कीजिए, विकासवाद को वोट। मुझे 60 महीने के लिए चौकीदार का काम दीजिए। अच्छे दिन, अच्छे दिन। देश की भोली भाली जनता ने इस सरकार पर भरोसा किया अच्छे दिन लाने के लिए, लेकिन ये अच्छे दिन किस रूप में आए हैं ये सबने भोगा है, सबने देखा है। करोड़ों लोग सड़कों पर मारे मारे फिर रहे थे उस कोरोना काल में, और सारी ट्रेनें, सारी बसें, सारे ट्रांसपोर्ट के साधन बंद कर दिए गए थे। लाखों लोगों की लाशें नदी किनारे बिखरी हुई पाई गई। लाखों लोग तड़प तड़प कर हॉस्पिटल में मर गए। लाखों लोग लाखों खर्च करने के बाद भी अपनी जान नहीं बचा पाए, क्योंकि मामूली ऑक्सीजन, मामूली दवाई तक उनको उपलब्ध नहीं कराया गया, और जबरन तमाम लोगों को कोरोना वैक्सीन शरीर में ठूस दिया गया, जिसका परिणाम आज आप सामने देख पा रहे हैं। एस्ट्राजेनेका ने ब्रिटिश कोर्ट में अपनी वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स को स्वीकार कर लिया है। ब्रिटेन की फार्मा कंपनी ने माना है कि उसकी कोविड-19 वैक्सीन से खतरनाक साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। कंपनी ने बताया कि उनकी वैक्सीन से कुछ मामलों में शरीर में खून के थक्के जम जाते हैं और प्लेटलेट्स की संख्या गिर जाती है। वैक्सीन से हार्ट अटैक का खतरा बढ़ रहा है। सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे का इस्तेमाल कर जनता को वैक्सीन की प्रभावशीलता का भरोसा दिलाकर सबको ये वैक्सीन लगवाई। कोरोना के दौर में भी सरकार पर ये आरोप लगाए जा रहे थे कि वैक्सीन का ट्रायल पूरा किए बिना ही उसे मार्केट में लॉन्च कर दिया गया था। तर्क दिए जा रहे थे कि किसी भी वैक्सीन के ट्रायल के लिए 2 साल का वक्त लगता है, लेकिन कोरोना की वैक्सीन 1 साल के अंदर ही सप्लाई कर दी गई। और अब जब इन साइड इफेक्ट्स की पुष्टि हो गई है तो मोदी सरकार ने इस पर चुप्पी साध ली है। इससे भी खतरनाक चीज जो सामने आया है वह है कोरोना वैक्सीन बनाने वाले साइंटिस्टों के जान पर अब खतरा मंडरा रहा है। उन साइंटिस्टों ने जो कि इस दौर में सरकार के दबाव पर इसे कोरोना वैक्सीन को बनाया था, अब उन वैज्ञानिकों की हत्या की जा रही है। अमेरिका, यूरोप, अन्य देशों की खबरें तो नहीं आ पा रही है, लेकिन ये खबरें रूस से जरूर आई है। रूस की इस खबर से एक जरूर पता चलेगा कि रूस में तो घटनाएं घटी है वो आपको दिख गया है। अन्य जगहों पर जो वैज्ञानिकों की हत्या की जा रही होगी वह अभी समझ में नहीं आया है, अभी प्रकाश में नहीं आया है। वो भी पब्लिक होगा तो आप पाएंगे कि इस अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तहत की जाने वाली इस भयानक नरसंहार में अब उन साइंटिस्टों को निशाना बनाया जा रहा है, जो साइंटिस्ट अपने जान हथेली पर लेकर उस दौर में सरकार के दबाव पर कोरोना वैक्सीन का निर्माण किया था। रिपोर्ट देखिए। रूस का कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक वी तैयार करने वाले वैज्ञानिकों में से एक आंद्रे बोतिकोव की हत्या कर दी गई है। आंद्रे को उनके अपार्टमेंट पर किसी ने बेल्ट से गला घोंटकर मार डाला। 2 मार्च को उनका शव उनके अपार्टमेंट में मिला था। रूसी समाचार एजेंसी तास ने इन्वेस्टिगेटिव कमेटी ऑफ द रूसी फेडरेशन के हवाले से बताया है कि बोतिकोव गामालिया नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर इकोलॉजी एंड मैथमेटिक्स में वरिष्ठ वैज्ञानिक थे। उनकी उम्र 47 साल की रही होगी। बोतिकोव गुरुवार को अपने अपार्टमेंट में मृत पाए गए थे। रिपोर्ट के मुताबिक बोतिकोव उन 18 साइंटिस्ट में से एक थे जिन्होंने 2020 में स्पुतनिक वी वैक्सीन विकसित की थी। बोतिकोव को उनकी उपलब्धि के लिए रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने 2021 में ऑर्डर ऑफ मेरिट फॉर द फादरलैंड पुरस्कार से सम्मानित भी किया था। पहले तो करोड़ों लोगों की हत्या की गई कोरोना के नाम पर, और अब इन मौत के सौदागरों ने उन साइंटिस्टों को भी मारना शुरू कर दिया जो इनके दबाव में काम कर रही थी। करोड़ों लोगों के मौत के जिम्मेदार देश के उन राजनीतिक सत्ताधारी आज खामोश हैं। अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए वो साइंटिस्टों की हत्या कर रहे हैं, लोगों को बगला रहे हैं। करोड़ों लोगों की लाश को अपने कंधे पर उठाने का जहमत नहीं उठा रहे हैं। हमने अपने वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक सुब्रत जी से बात किया और ये जाना कि ये सब चीज़ क्या है, कैसे है। हालांकि जब हमारी उनसे बात हुई थी तो वह कई दिन पूर्व रिकॉर्ड की गई थी। आज हम उनकी बातचीत को आपके सामने रखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं सत्ता ने आतंक मचाया था वो क्या था, कैसा था और
आगे क्या होगा। नमस्कार, मैं समरभूमि से रोहित शर्मा। कोरोना का संकट आया था या बनाया गया था, यह सवाल उस समय भी उठा था, यह सवाल आज भी उठा है। कोरोना से बचने के लिए जो वैक्सीन बनी थी या बनाई गई थी, उस वैक्सीन का खुलासा हो गया है, स्पष्टीकरण उसमें हो गया है और ये साफ साफ दिखा दिया गया है कि कोरोना के नाम पर जो वैक्सीन बनाई गई थी, दरअसल वो मौत का वैक्सीन था। मोदी सरकार ने इस मौत के वैक्सीन को अनिवार्य तौर पर तकरीबन 100 करोड़ से अधिक लोगों के शरीर में इंजेक्ट कर चुकी है। आंकड़े बता रहे हैं कि 800 में एक आदमी की मौत सुनिश्चित है। खून के थक्के बनते हैं, ब्रेन स्ट्रोक होता है, आदमी पल भर में मर जाता है। ऐसे दर्जनों सैकड़ों उदाहरण हुए आए हैं सामने कोरोना वैक्सीन के बाद, जब लोग अपाहिज हो गए हैं या मर गए हैं, अचानक से धरती छोड़कर चले गए। इसीलिए उस वक्त दौर के समय में, उस दौर में यह कहा गया था नरेंद्र मोदी मौत का सौदागर है। किसी ने इस पर प्रतिक्रियाएं दी, विरोध किया या असहजता से चीजों लिए, लेकिन आज यह साबित हो चुका है वास्तव में नरेंद्र मोदी मौत का सौदागर बनकर इस देश को मौत बांट रहे हैं। इसीलिए हम आज इस सवाल को समझेंगे और पड़ताल करने की कोशिश करेंगे कि क्या सिर्फ कोरोना वैक्सीन के ही मौत का सामान है या इस आदमी के ने देश में तमाम तरीके का दुष्प्रचार, दुष्परिणाम भोगने के लिए अभिशप्त कर दिया है यहाँ के नागरिकों को। कहना ना होगा, हिंदुत्व के नाम पर जिस तरह बलात्कार की खुली छूट दी जा रही है, मौत का समर बांटा जा रहा है, इसका मिजाज देश दशकों भुगतेगा। आज मेरे साथ है सुब्रत जी और हम जानेंगे कि मौत के इस सामान में नरेंद्र मोदी कितना भागीदार है और इसका अंजाम क्या है, कैसे है। सुब्रत जी नमस्कार, आपका समरभूमि में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सुब्रत जी, जब कोरोना का नाम पर लोगों को वैक्सीन दिलाई जा रही थी या उनके लिए जो आवश्यक ऑक्सीजन वगैरह था या कुछ सामान दिए जा रहे थे, उस दौर में जिस तरीके से किया गया था उसके बारे में क्या थोड़ा बताएंगे दर्शकों को, क्योंकि आप भी भुक्तभोगी रहे हैं, हम भी भुक्तभोगी रहे हैं। कोरोना वायरस के बारे में ये बहस चलती रहेगी कि ये प्राकृतिक रूप से आया था या इसको फैलाया गया था, क्योंकि किसी भी साइंटिफिक कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए उसके पीछे एविडेंसेस की जरूरत होती है। उस समय बात चली कि चीन के वुहान से के लैब में निर्मित वायरस को लोगों में फैला दिया गया, ये हुआ वो हुआ, लेकिन उसमें चीन की कम्युनिस्ट सरकार को बदनाम करने की साजिश भी दिख रही थी। और किसी निष्कर्ष पर पहुंचना इतना आसान नहीं है कि इसको फैलाया गया था या प्राकृतिक रूप से हुआ था, क्योंकि मानव सभ्यता के इतिहास में जितने नए तरह के बैक्टीरियाज आए, ये आए, वायरस आए, इन्फेक्शंस आए, महामारियां आई, सबको मनुष्य ने ही फैलाया ये जरूरी बात नहीं है। कुछ तो गंदगी के चलते, अज्ञान के चलते, गरीबी के चलते प्लेग जैसी महामारियां हुई। द ग्रेट प्लेग में यूरोप में करोड़ों लोग मर गए थे। इस तरह से महामारियों का अपना एक इतिहास रहा है। प्लेग हिंदुस्तान में भी उसका असर पड़ा हुआ था। तो महामारियों के इतिहास में जो लेटेस्ट चैप्टर है वो है कोरोना वायरस। पहले इस बात को समझिए कि हर महामारी जो पहली बार आती है तो वो नहीं होती। एक्चुअली ये सारी जो वायरस है वो हमारे नेचर में ऑलरेडी डॉर्मेंटेड रहते हैं। वो नेचर में के स्कीम में रहते हैं, वो सही परिस्थितियों में उभर कर सामने आ जाते हैं और उसका एक भयंकर असर मानवता पर पड़ता है।
ये हर युग में देखा गया है। और वायरस इन्फेक्शन को आप देखोगे, उसमें एक ऐतिहासिक चक्र है कि हर 100 साल या 105 साल में एक नई बीमारी, नया वायरस दुनिया में आता है। इसके पीछे साइंटिस्ट लोग बहुत सारे रीजन दिलाते हैं। खैर जो भी, हमारा जो मूल विषय है वो ये है कि हाउ डिड द वर्ल्ड नेगोशिएट कोरोना, हाउ डिड इंडिया काउंटर कोरोना, and what measures the world authorities like World Health Organization and other जो है, उन्होंने इस वायरस की रोकथाम के लिए कौन कौन से उपाय लिए और उन उपायों की जो औचित्य है और उसका जो रिजल्ट है, इसी के आधार पर हम किसी चीज को जज कर सकते हैं। तो पहली बात यह है कि कोरोना को एक भय दोहन का मीडियम बना दिया गया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जैसी संस्थाओं के द्वारा। पहले तो ये हुआ, देखो, अपनी विभिन्न सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के चलते यूरोपियन लोगों की इम्यूनिटी जो है वो भारतीय लोगों या भारतीय उपमहाद्वीप में रहने वाले लोगों से बहुत कम है। इम्यूनिटी, जिसको रोग प्रतिरोध क्षमता कहते हैं, पहले इस बात को समझे। जिस चीज का असर एक आम यूरोपियन या अमेरिकन पर जितनी आसानी से हो जाएगा, एक भारतीय के ऊपर नहीं होगा। हम ठेले पर पकौड़े चाय खाने वाले लोग, हम नल का पानी पीकर बड़े हुए लोग, तो हमारे शरीर में एक रोग प्रतिरोध क्षमता इनबिल्ट है जो कि यूरोपियन अमेरिकन से 1000 गुना ज्यादा है। अब आप आइए कोरोना पर। मजेदार बात यह है कि अमेरिका में भी कोरोना का काफी प्रसार हुआ, लेकिन अमेरिका में कोरोना से उतने ही लोग मरे जितने कि हर साल वहां इन्फ्लुएंजा से लोग मरते। और अमेरिका में फ्लू का इतिहास, इन्फ्लुएंजा का इतिहास आज का नहीं है। आप ओ हेनरी की कहानी द लास्ट लीफ को याद करें, दर्शक हमारे जो नहीं पढ़े हैं वो जाकर पढ़ें, ठीक है। तो द लास्ट लीफ एक प्रेम वृत्तांत सिर्फ नहीं है, उसमें दिखाया गया कि न्यूयॉर्क में जिस समय सर्दियां आती हैं उसमें पूरा शहर ही एक भयानक फ्लू, इन्फ्लुएंजा के चपेट में आ जाते थे, उसमें हजारों लोग मरते थे। औसतन अमेरिका में आज के दिन भी साल में 17 से 18 हजार लोग सिर्फ फ्लू से मरते हैं। आर्थिक रूप से महाशक्ति अमेरिका में, जिसमें सामाजिक और अलग अलग सुरक्षा के हजारों उपाय हैं, लेकिन आज भी वहां पर एक फ्लू जैसे, जुकाम जैसी चीज से नहीं लड़ पाता। अब जुकाम का वायरस का जो स्ट्रक्चर है वो कोरोना वायरस के स्ट्रक्चर से कुछ अलग नहीं है। तो क्राउन का जो स्ट्रक्चर है वही स्ट्रक्चर फ्लू का है और वही कोरोना वायरस का है। अब कोरोना वायरस इतना डेडली क्यों हो गया पूरे विश्व में, ये एक सवाल है। कोरोना वायरस दरअसल जितना डेडली था नहीं, उससे ज्यादा डेडली उसको बनाया गया। पहली बात तो मैं खुद भुगतान हूँ कोरोना का, न कभी वैक्सीन ली न कुछ लिया, और उससे ठीक ठाक निकल भी आ गया साधारण दवाओं का यूज करते हुए जो हमारे डॉक्टर ने दवाई में मुझे दी। ऐसे मैं सैकड़ों मित्रों को जानता हूँ जिनके साथ ये चीज किया, लेकिन लोग मरे थे। भारत में 60 लाख लोग मरे। 7 लाख लोग तो लग्जमबर्ग का पॉपुलेशन भी नहीं है। कुछ ऐसे देश हैं जिनकी जबकि कुल जनसंख्या ही उतनी नहीं, लेकिन भारत में मरे किस लिए? मरे कोरोना वायरस के चलते नहीं, मरे अस्पतालों में समुचित इलाज की व्यवस्था जो होनी चाहिए, जो ऑक्सीजन जितना होना चाहिए, जो सही दवाएं होनी चाहिए, उनके बगैर मरे। और दूसरी तरफ जिन दवा कंपनियों से चंदा लेकर मोदी सरकार उनको मनमानी करने की छूट थी, उसमें से एक दवा थी रेमडेसिविर। रेमडेसिविर जो है वो एक ऐसी दवा है जो कि बहुत ही स्पेसिफिक ड्रग है, उसको हर केस में नहीं दिया जा सकता।
और कोरोना के केस में इसका कोई असर नहीं होता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं होता है, लेकिन उसका क्या नेगेटिव इम्पैक्ट एक कोरोना मरीज के शरीर पर होगा, इसको लेकर कोई साइंटिफिक स्टडी इंडिया में नहीं। ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने भी कुछ नहीं किया, एम्स जैसी संस्थाओं ने कुछ नहीं किया, और संस्थाओं की बात क्या करें, सभी संस्था सीट पर तो गड़े बैठे हुए थे या बैठा दिए गए। जो लोग चापलूसी करने में ही मोदी सरकार को अपने जीवन को धन्य मानते हैं, इनकी तो कोई जिम्मेदारी देश, समाज, संविधान, जनता के प्रति है नहीं, क्योंकि ये तो एक ऊंचे पद पर बैठ गए हैं, तो उसके बाद वो अपनी सोचे या दूसरे की सोचे, इसी उधर में जिंदगी निकल गई। खैर वो एक दूसरा मसला है। अब आ जाते हैं कोविशील्ड। कोविशील्ड जो वैक्सीन आया, ये ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका का फॉर्मूला था, जिस फॉर्मूला को आधार पूनावाला ने उससे खरीदा, जिसकी लाइसेंस फी को रद्द करने के लिए दुनिया के 100 देशों में लाइसेंस फी रद्द हो। मोदी जी उसके लिए प्रेशर बनाने के लिए ग्लोबल प्रेशर बना रहे थे, उससे सब कोई जानता है। और लाइसेंस फी हटा देने से इसको आधार पूनावाला को फायदा होता है, उस फायदे के बदले में 50 करोड़ रुपए चंदा उसने दिए मोदी जी को। तो ये जो एक क्रिमिनल क्रोनोलॉजी है, जो WHO से लेकर, बिल गेट्स से लेकर, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका से लेकर, आधार पूनावाला, मोदी और इस तरह के वर्ल्ड तथाकथित वर्ल्ड लीडर्स, इन्होंने जो किया, उस खेल का पूरा पर्दाफाश अभी हो गया है। अब चलते हैं उस समय में। उस समय में हम लोग लगातार लिखते रहे, बोलते रहे कि ये वायरस जो है ये सिर्फ हर्ड इम्यूनिटी से ही जाएगा, ये जितने की बलि लेना है लेगा, उसको आप कुछ कर नहीं पाएंगे, है ना। उसको आप लोगों को बचाने की कोशिश करेंगे, कुछ बचेंगे, कुछ मर जाएंगे, ऐसा होगा। ये किसी महामारी में होता है, लेकिन आपकी कोशिश कितनी ईमानदार है, पॉइंट तो ये है। अब अस्पतालों में लोग जा रहे हैं, बिना ऑक्सीजन के मर रहे हैं, ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने वाला जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। वो हिंदू राष्ट्र बनाने चले हैं, हिंदुओं को मारकर या मुस्लिमों को मारकर, अपने देश की जनता को मारकर। ये इसका, और मोदी जी उस समय प्रधानमंत्री हमारे आपदा में अवसर की सलाह लोगों को दे रहे थे, मतलब कि यह आपदा है, इस अवसर पर तुम क्या करो, कालाबाजारी करो, दवा की कालाबाजारी करो, ऑक्सीजन की कालाबाजारी करो, ये सब करके अपनी जेबें भर। और ये उसमें मैंने कई सारे आर्टिकल लिखे, जैसे ये एक सैनिटाइजर की बात हो रही थी, सैनिटाइजर के नाम पर बहुत बड़ा बड़ा रैकेट हुआ। और सैनिटाइजर के बारे में हमने लिखा, ये कुछ नहीं है, IP ग्रेड अल्कोहल में पानी मिला दो, वो सैनिटाइजर बनता है। लिपिड जिसको कहते हैं, चर्बी, कि हाथ को साफ करने के लिए क्यों कहा जाता था, क्योंकि हाथ के ऊपर लगी हुई चर्बी में क्या होता है, कोरोना का वायरस चिपक जाता है और वो शरीर में अंदर चला आता है। तो लिपिड को, चर्बी को साफ करने के लिए गर्म पानी और साबुन ही काफी है। आप चर्बी से कोई भी काम करेंगे, उसको हाथ साफ करने के लिए आप क्या करेंगे, नॉर्मल कंडीशन में साबुन से हाथ धोएंगे। तो साबुन जो है वो भी लिपिड को मारता है। और ये IP ग्रेड अल्कोहल जो होता है, वो जो कि हमारे परिवार में एक फैक्ट्री है जिसमें इस अल्कोहल का काफी यूज होता है, तो हम लोग उसको 60-70 रुपए लीटर इम्पोर्ट करते थे। कोरोना के समय ऐसे ऐसे डिमांड आ गए कि आपको 400 रुपए लीटर दे रहे हैं, आप हमें दे दीजिए। क्यों भाई? इसलिए कि आप देखोगे सैनिटाइजर की कीमत उस समय 800 रुपए लीटर थी। उनको करना क्या था, वो हमारे से 400 रुपए लीटर IP ग्रेड अल्कोहल खरीदते और उसको डाइल्यूट करके 20% उसको रख के 80% पानी मिलाते। मतलब 400 रुपए का सामान उनका कितने का हो गया, 20% में 80 रुपए का, और बेचेंगे 800 रुपए का। पानी का क्या कॉस्ट? ये गेम चल रहा था और इन सबका बेनिफिशियरी एक पार्टी हुई, चाहे वो इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू से हुई, चाहे वो PM केयर फंड के थ्रू से हुई। तो ये एक सुनियोजित षड्यंत्र था, एक तरफ देश की जनता को उसके भाग्य के सहारे छोड़ देने का। मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई जानबूझकर किसी को मार रहा था, यहाँ तक मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि क्या है कि जानबूझकर मारने के लिए मेडिकल अप्लायंसेस के थ्रू से या मेडिकल नॉलेज के थ्रू से
इतना पढ़ा लिखा तो हमारा प्रधानमंत्री है नहीं कि वो समझेगा कि ये क्या चीज। तो समझने के लिए भी एक मिनिमम शिक्षा की जरूरत है, जो कि उनके पास है। ये सारी दुनिया में देखो क्या होता है ना कि जो केमिकल किलिंग होती है, केमिकल वार होता है, तो उसके पीछे बड़े बड़े दिमाग होते हैं। उसके पीछे कोई मूर्ख महाराज नहीं होता है, क्योंकि मूर्ख महाराज तो केमिस्ट्री का पाव नहीं जानता है। उसको क्या मालूम है कि आरएनए स्ट्रक्चर क्या होता है, डीएनए स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सारी चीजें तो जानने के उसके एम्बिट ऑफ नॉलेज के बाहर की चीज। इसीलिए वो जानबूझ कर नहीं, कि उसका सिर्फ ये था कि इसी बहाने हम क्या करें कि लोगों को डराएं, फिर खुद मसीहा बनकर उभरे। ये हिंदी फिल्म में होता है ना, हीरोइन को पटाने के लिए पहले भाड़े में विलन को भेज दिया जाता है पीटने के लिए, फिर हीरो आके विलन को पीट कर अपने हीरो बन जाता है हीरोइन की नजर। ये इस तरह की ओछी मानसिकता है। यही चीज मोदी जी कर रहे थे कि पहले लॉकडाउन कोरोना के अंदर देखा कि मारो अस्पताल में दवा वगैरह की आपूर्ति न करना सुनिश्चित करके लोगों को मारो, ऑक्सीजन की कमी करके लोगों को मारो। जब हर तरफ से लोगों को आप मार रहे हैं, तो उसके बाद आप क्या करो कि कोविशील्ड वैक्सीन पर अपना गंदा सा चेहरे का फोटो छपाकर वो अपने को सेवियर के रूप में बचाने की रखवाले की मुद्रा में लाकर हीरो बनने की कोशिश कर हुआ ना हिंदी फिल्म, यही तो हुआ था। बिल्कुल सुब्रतो, हम इस मामले में आपने बताया एक डर का माहौल, डर का व्यापार। यह डर जो क्रिएट किया गया था, मुझे एक अच्छा सा अनुभव उस पीरियड में हुआ था। ये जहां मैं ठहरा हुआ था वहां पर मुझे एक मित्र ने फोन किया उस दरमियान में, और उन्होंने कहा कि आपका आवास है, क्योंकि मैं आवास में बाहर था, जहां आपका आवास है वहां पर हजारों लाशें निकल रही है, ट्रक में भरा हुआ लाशें हैं, और लोग जो है इतने मर रहे हैं कि ट्रक भी कम हो रहा है लाश को ढोने के लिए, सबको ढोने के लिए फैलाई गई थी जी। तो मैंने अपने एक मित्र को फोन किया जो उसी जगह रहते थे मेरे बगल में, तो पूछा कि आप कहाँ हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं सब्जी खरीद रहा हूँ इस वक्त। तो मैंने पूछा उनसे कि वहां पर तो लाशें ट्रक पर जा रही है, क्या सच है ये? तो हंसने लगे वो, क्या मैं भी लाश हूँ? मैं सब्जी खरीद रहा हूँ, क्या मैं भी लाश हो गया? यहाँ एक भी लोग नहीं मरे हैं, सभी लोग दुरुस्त हैं। तो फिर उल्टे उन्होंने बताया कि जहां आप है वहां पर लाशें निकल रही है, बहुत सारी ट्रक भर करके, ये भी रिपोर्ट आ रही है। तो ये तो एक सवाल। दूसरी चीज है कि कोरोना वैक्सीन को लेकर के जिस तरह से कोरोना को पहले फैलाया गया, डर फैलाया गया, और फिर एक वैक्सीन लाया था, आपने कहा कि मतलब मसीहा बनने की चेष्टा किया गया, और बिना जांच पड़ताल के, बिना सही इसका नतीजा लिए इस वैक्सीन को जिस तरह से व्यक्ति के शरीर में बाकायदा जबरन ठूसा गया, उस वक्त भी काफी लोग विरोध कर रहे थे कि कोरोना वैक्सीन नहीं लेना चाहिए, नहीं लिया जाए, गिनीपिग बनाने का ये प्रयास है। तो मोदी के ये प्रयास जो 100 करोड़ लोगों के शरीर में जबरन डालने का जो कोशिश था, इसको आप किस रूप में देखते हैं? ये उनकी मूर्खता है या उनका ये साजिश था जिस कारण के बहुत सारे लोग आज जान पर बनाई? देखो दोनों थी। पहली बात आते हैं डर का माहौल। डर का माहौल क्यों बनाया जाता है? तुम देखते होगे माँ जब किसी बच्चे को पीटती है ना, तो रोते हुए उसी के साथ जाके चिपकता है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी। जब सरकार डर फैलाती है तो लोग सरकार की ही शरण में जाके खड़े हो जाते हैं कि भाई बाप बचाओ, क्योंकि तंत्र उसमें वही है ना। उसी तंत्र के पास तुम जाओगे, किसके पास जाओगे? यहां से डर के बचने के लिए तुम ऑस्ट्रेलिया तो नहीं चले जाओगे, तुमको तो यहीं पर करना है ना। तो व्हाट इज द चॉइस? तो लोग बुद्धम शरणं गच्छामि हो जाएगा, समझ में? तो मोदी शरणं गच्छामि हो गया, ताली थाली भी बजा लिया, मोबाइल से लाइट भी जला दिया। ये क्यों था? क्योंकि अधिकांश भारतीय अपने अदरवाइज यूजलेस लाइफ को बचाने के डर में जीते रहते हैं। हम लोग को ये समझ में नहीं आता है कि हमारे यहाँ देश को 90% जनता का बचे या मरे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।
क्योंकि वो एक यूजलेस लाइफ जी रहे हैं जिसका कोई प्रोडक्टिविटी नहीं, लेकिन डर है क्योंकि एग्जिस्टेंशियल फियर, अस्तित्ववादी भय तो रहता है। मरना कौन चाहता है? एक भिखारी भी तो मरना नहीं चाहता, भले ही भीख मांग के एड़ी रगड़ रगड़ के जिंदगी गुजार रहा है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे तो मरना नहीं चाहता। ये मनुष्य का स्वभाव है। तो उसके चलते जो डर पैदा होता है, उस भय के चलते वो कहाँ जाएगा? सरकार की शरण में जाएगा। दूसरा कोई तंत्र आपके पास नहीं, विकल्प नहीं। अब जब आप उसकी शरण में गए, हीरोइन जब चली गई गुंडों से छड़वाते हुए हीरो की शरण में, तब हीरो पीछे का अभिनय करके हीरोइन को अपने जाल में फांसी है। यह हो गया एक तरफ से। दूसरी तरफ फार्मा देवी को लूटने की पूरी छूट देकर उनसे चंदा या घूस जो भी कहो वो लेकर उनको पूरी छूट दी गई लूटने की। दूसरा गेम यह हो गया। तीसरा हुआ कि लॉकडाउन लगा दिया, क्योंकि नोटबंदी से जो उद्योग बच गए थे नोटबंदी के प्रहार से, उनको भी मारना जरूरी था, क्योंकि उनको मारे बगैर ये अपने आकाओं अंबानी अदानी जैसे धन्ना सेठों को उस जगह नहीं पहुंचा सकते थे। सारी बिजनेस उनको सौंपना था। तो आप देखो कोरोना के लॉकडाउन के पीरियड में कैसी कैसी नीतिगत निर्णय सरकार ने लिए थे। जब आप इस पर नजर डालोगे तब आपको मालूम चलेगा कि लॉकडाउन का असल मकसद क्या था। पार्लियामेंट बंद, बहस की गुंजाइश खत्म, सवाल उठाने वाला कोई नहीं, एक तरह की इमरजेंसी सिचुएशन या देशव्यापी कर्फ्यू का माहौल बना दो, डराकर भयदोहन करके, और उसकी आड़ में देश की संपत्तियों को औने पौने दाम में अदानी वगैरह को बेचते देते। सबसे ज्यादा जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हुआ है, नेशनल प्रॉपर्टी जो हुआ है मोदी सरकार में, वो सिर्फ 2 लॉकडाउन के पीरियड में हुआ। आप पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में जाकर वेरीफाई कर सकते हैं। तो इरादा क्या होता है? उसके तो सारे हित सद गए, लोग डर कर उनके पास आ गए, नंबर 1। नंबर 2, फार्मा लॉबी ने बेतहाशा कमाई की और इनको चंदा देते रहे। नंबर 3, इनको जो पाल पोस कर बैठाया है उस पोस्ट पर, उनके हित में इन्होंने सारे नीतिगत फैसला लेकर देश की संपत्तियों को उनके हाथ में दे दी। नंबर 4, जो माइग्रेशन ऑफ द लेबर हुआ, जो लोग पैदल चल पड़े 2-2 हजार किलोमीटर अपने घर जाने के लिए, इस माइग्रेशन से क्या हुआ कि बड़े बड़े महानगरों की जो आर्थिक रीढ़ थी वो टूट गई। क्योंकि मजदूर तो वो तबका होता है ना जो कि किसी भी महल का फाउंडेशन स्टोन होता है, उसकी आर्थिक रीढ़ को आपने तोड़ा। ये आपने किया। गांव पर निर्भरता आपने बढ़ाई, कृषि पर निर्भरता आपने बढ़ा दी, क्योंकि वो लौट कर क्या करेगा, बनने भी तो नहीं चल रहा था ना। तो ये सारी चीजें करके देश को खोखला बनाकर या अपने स्वार्थ में, व्यक्तिगत स्वार्थ में खुद को हीरो बनाने के लिए इन्होंने इतना बड़ा काम किया। एंड इट इज अ क्राइम, इट इज अ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, इट इज अ क्राइम अगेंस्ट द पीपल ऑफ इंडिया, इट इज अ क्राइम अगेंस्ट। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा 2 घटना खास करके जो दरमियान में आया था, आपने बताया अभी। नोटबंदी से भी भयानक हालात लॉकडाउन ने बना दिया। एक मेरे मित्र हैं, वो IIT से पढ़े हुए हैं, उन्होंने कोचिंग खोला था मात्र 1 महीना पहले। बता रहे थे कि 80 विद्यार्थी उसमें आ गए थे पढ़ने वाले। पटना की बात बता रहा हूँ आपको। लॉकडाउन लगने के बाद फिर मुझे भेंट हुई एक बार, तो अब वो चड्डी बेच रहे थे, चड्डी बनियान। एक दूसरा है, वो उनसे मेरी ड्राइवर थे वो, तो उनसे मेरी बात हो रही थी। तो उन्होंने बताया कि मैं लॉज का ऑनर था और लगभग 1.5 लाख रुपया हम जो किराया देते लॉज का मकान मालिक को। 3 महीने बंद हो गए, 4.5 लाख रुपया मुझ पर लोन हो गया, और अब उस लोन को तोड़ने के लिए जो है हम ड्राइविंग कर रहे हैं।
मतलब अचानक से लोगों का जो जीवन स्तर जो मध्यम वर्गीय था या उस मध्यम वर्गीय था, सडनली फॉल इन करके जो आपको बन गया, ग्राउंड पर आ गए वो। तो अरे ये भाई, जो सबसे बड़ा फ्रॉड ये है कि आपने पैंडेमिक एक्ट लागू किया। दरअसल पैंडेमिक एक्ट इंडिया में कुछ है ही नहीं, एपिडेमिक एक्ट। एक तरफ आपने कोरोना को एपिडेमिक यानी महामारी घोषित नहीं किया, क्योंकि घोषित करने से आपको हजारों करोड़ रुपए मुआवजे में देने पड़ते। जी, दूसरी तरफ आप कोरोना के नाम पर क्या किया कि एक्ट लॉकडाउन जारी कर दिया। ये लॉकडाउन भी उसी तरह से जारी हुआ था जैसे 8 बजे शाम को आकर प्रधानमंत्री कहते हैं कि आज से 500,000 का नोट बंद। उसी तरह से 12 बजे बोला कि सुबह से सब बंद। आप आदमी हो, आपको बात नहीं समझ में आती कि जो लोग लाखों करोड़ों लोग फंसे हुए हैं अपने अपने काम के जगहों पर, वो क्या करेंगे? वो घर कैसे लौटेंगे? बॉम्बे टर्मिनल पर, बीटी टर्मिनल पर हजारों की भीड़ लगी मजदूरों को बिहार लौटने के लिए। 1.5 लाख मजदूरों की भीड़ लगी थी, आपने रेलवे बंद कर दिया। वो कैसे लौटेंगे? और उस महानगर में कोई आदमी 3 महीने बिना रोजगार का कैसे जी लेगा? आपकी कोई चिंता नहीं थी। उस जमाने में मैं तो बेंगलोर में फंसा हुआ था। उस जमाने में मैंने कई सीरीज लिखी। अब यहां से कहां जाए हम। 6 सीरीज में मैंने फेसबुक में अपने लेखों को लिखा था, डाला था। सैकड़ों लोग पढ़े, हजारों उसमें शेयर हुए। उसमें सारी चीजें लिखी हुई हैं कि वस्तुस्थिति क्या है, ये करना क्या चाह रहे हैं। Their aim was to establish dictatorship under the guise of lockdown। मैं बोलता हूं कि देश बंद, और देश बंद हो गया। आप कौन है भाई? आपके पास लॉकडाउन लगाने का अधिकार भी है? नहीं है। इसके लिए भी आपको पार्लियामेंट की इजाजत लेनी पड़ेगी। किसी ने यह सवाल पूछा, Who are you? क्या हमारी ब्यूरोक्रेसी में जो बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, चाहे चीफ सेक्रेटरी हो कहीं के, डीजीपी हो कहीं के, जिन पर भार ये दिया गया कि आप लॉकडाउन को लागू करें, क्या उन्होंने पूछा कि क्या आपके पास संवैधानिक अधिकार है लॉकडाउन लगाने का? किस अख्तियार से, किस औकात से आप लगा रहे हैं? एक भी आदमी इस 140 करोड़ के देश में, और यहाँ पर कम से कम 1 करोड़ अफसरों की फौज काम करती है, उस इन 1 करोड़ अफसरों में एक आदमी के मुंह में जुबान नहीं थी ये पूछने का कि मोदी जी आप प्रधानमंत्री हैं, मान लिए, लेकिन आपके पास ये अधिकार नहीं है। प्रधानमंत्री होने का मतलब नहीं है कि आपके पास असीमित अधिकार है। किसी ने नहीं पूछा। तो ये सारे लोग तो उसके लिए दायी। अब आ जाओ वैक्सीन पर। एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं, फिर सवाल करो। कोई भी वैक्सीन 6 महीने 1 साल में नहीं बनती। दुनिया में किसी रोग की वैक्सीन जो है उसको रिसर्च में 15, 20, 25 साल का समय लगता है। आपके पास कौन सा अलादीन का चिराग था कि आपने 3 महीने में वैक्सीन बना दिया? वैक्सीन क्या है? किसी रोग की जीवाणु को सीमित मात्रा में हमारे शरीर में डालना, यही तो वैक्सीन है। वैक्सीन का सीधा मतलब ही होता है, अगर चेचक का वैक्सीन लग रहा है मतलब हमारे शरीर में चेचक के कुछ कीटाणुओं को सीमित मात्रा में डाला जाए, जो कि शरीर के प्रतिरोध क्षमता के साथ एडजस्ट है। अब क्या होता है कि जब ये डाला जाता है तो ये एक फॉरेन बॉडी डाला गया हमारे शरीर में, तो हमारे शरीर में जो प्रतिरोध क्षमता है वो व्हाइट ब्लड कॉर्पसेस, श्वेत रक्त कणिकाएं। अब ये श्वेत रक्त कणिकाएं करोड़ों करोड़ की संख्या में, अरबों की संख्या में पिल पड़ती है उस फॉरेन बॉडी के अगेंस्ट, जो कीटाणु डाला गया उसके विरोध में। जब वो लड़ती हैं तब चूंकि ये कीटाणु है, अब दोनों में लड़ाई में क्या होता है, श्वेत रक्त कणिकाएं मरती है। जब मरती है तो वो जमती है। उस जमने को कहते हैं खून का थक्का। साधारण आदमी के लिए बताया था, वही खून का थक्का तो हमारे वेन्स में,
आर्टरीज में जाती है, जब वो दिल में या दिमाग में पहुंच जाती है, तब क्या होता है कि वहां पर खून का प्रवाह नहीं होता है, हार्ट अटैक होता है, ब्रेन हेमरेज होता है, अंग प्रत्यंग में पैरालिसिस हो सकता है, हजार तरह की चीजें आ जाती हैं। ये है मोटा मोटी किसी वैक्सीन का साइड इफेक्ट। लेकिन ये हर वैक्सीन के साथ नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उन दूसरे वैक्सीन के पीछे 20-25 साल का क्लिनिकल ट्रायल होता है, जानवरों पर होता है, गिनी पिग्स पर होता है। साइड इफेक्ट को रिड्यूस कैसे किया जाए, इस पर दशकों बीत जाते हैं। जब वो पूरी तरह से सुरक्षित हो जाता है, आज तक आपने सुना है कि चेचक का वैक्सीन लेकर, ट्रिपल एंटीजन लेकर, हम लोग तो नहीं है बचपन में, उसको लेकर कोई मरा है? क्यों नहीं मरता? क्यों नहीं मरा? बिकॉज ऑफ दिस लॉन्ग पीरियड्स ऑफ क्लिनिकल ट्रायल। वो ट्रायल एंड एरर, उसमें एक एक करके उसके साइड इफेक्ट की पॉसिबिलिटी को एलिमिनेट किया जाता है। करते करते जब एक स्टेज आता है कि अब ये पूरी तरह से मानव शरीर के लिए सुरक्षित है, तब उसको आदमी पर लाया जाता है। आदमी की जान की कीमत दुनिया में सबसे ज्यादा है। इसको आप किसी गाय, किसी कुत्ते, किसी सुअर, किसी बकरी के जान के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने आदमी को गाय, सुअर, बैल, बकरी, गिनी सब कुछ बना दिया। इन्होंने एक्सपेरिमेंट ही शुरू किया आदमी के ऊपर। बिल्कुल। तो नतीजा क्या होना था? तो ये क्राइम, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका, उसके पीछे की ताकतें, बिल गेट्स, नरेंद्र मोदी, बाकी इस तरह के वर्ल्ड लीडर्स जो हैं, मोदी अकेले नहीं है। यूएस प्रेसिडेंट क्या कर रहा था? पुतिन क्या कर रहा था? जी जिनपिंग क्या कर रहा था? सारे लोग तो वही कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? और सभी में देखो, कोरोना के पीरियड में अमेरिकन जो फार्मा लॉबी है, उसकी जो आमदनी है वो 400 टाइम्स बढ़ गई। चीन में भी यही हुआ, भारत में भी यही हुआ। तो ये सारे लोग मार्केट के एक सेगमेंट को फायदा पहुंचाकर अपनी गद्दी सुरक्षित करने के लिए उनसे पैसे ले रहे थे, और पैसे के आगे अंधे होकर इन्होंने अपनी जनता को मरने के लिए छोड़ दिया। क्योंकि अमेरिका, रूस, चीन, हमारे यहाँ, वहां की स्वास्थ्य सेवाएं, इंग्लैंड वगैरह की स्वास्थ्य सेवाएं हमारे यहाँ से हजारों गुना बेहतर है। इसीलिए वहां पर लोगों को उतनी बड़ी मौत से बचा लिया गया। और चूंकि हमारे यहाँ गोरखपुर जैसे हॉस्पिटल है, जहां पर ऑक्सीजन देने वाले डॉक्टर कफील को जेल भेज दिया जाता है, क्योंकि वो मोदी योगी का राम राज्य है, और 80-20 की राजनीति में ये 20 की तरफ से है, जिनके वोट की जरूरत इनको नहीं है। इसलिए डॉक्टर कफील को जान बचाने की सजा के रूप में जेल भेजा जाता है। वैसे अस्पताल में लोग मरेंगे नहीं तो क्या करें? अब पूरे परिदृश्य को आप समझो। तो जी मेरा सवाल रहेगा, ये जो जब पेंडेमिक शुरू हुआ था, जो उसको काल्पनिक पेंडेमिक कहा गया, जो भी कहा जाए उसको, या बनाया गया है, बनी नहीं, ये काल्पनिक नहीं था, ये वास्तव में था। लेकिन इसका जो रिएक्शन था, जो रिस्पॉन्स था, वो आर्टिफिशियल था। ये मेरा सवाल ये रहेगा, उस दौर में बहुत सारे मतलब है बहुत छोटे संख्याएं थी, बट ऐसे बुद्धिजीवी थे जो कि लगातार इस पेंडेमिक के खिलाफ बोल रहे थे, लिख रहे थे, लड़ रहे थे। आपको ऐसे लोग थे जो कि इसके खिलाफ काफी मतलब प्रोटेस्ट कर रहे थे। कोरोना वैक्सीन जब आया, लेने के लिए बाध्य किया जाने लगा, तो सैकड़ों लोगों ने, बुद्धिजीवियों ने लिखा उसके खिलाफ में, सरकार की आलोचनाएं किया, बहुत सारा कुछ किया। तो ये जो सुप्रीम यूके में जो कोर्ट में बयान दिया गया है कंपनी के द्वारा कोविशील्ड के बारे में या अन्य के बारे में, तो क्या यह बयान उन लोगों के लिए उनके तथ्यों को सही साबित नहीं करता है जो कि बिल्कुल करता है। बिल्कुल करता है। आप एक छोटा सा मीडियम देखिए ना, फेसबुक जैसे मीडियम में गिरीश मालविया जैसे लोग कितना लिखे इसके बारे में, 100 प्रमाण लिखा, सर्वेश रंजन सिंह ने लिखा, बहुत सारे लोगों ने लिखा, डॉक्टर विश्वास ने हजारों बार कहा।
सबने कहा, लेकिन सवाल यह है कि इनकी रीच कितनी है और इनकी विश्वसनीयता कितनी है। देखो क्या है, एक लोकतांत्रिक देश में या किसी भी देश में लोगों के मन में सरकार के प्रति तो एक विश्वसनीयता रहती है, सरकार की एक विश्वसनीयता रहती है ना। उस क्रेडिबिलिटी को तो आप किसी इंडिविजुअल क्रेडिबिलिटी से रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। तो जब सरकार कह रही है, इतना बड़ा आमला कह रहा है, आईसीएमआर जैसी संस्था कह रही है, तो लोग उसको विश्वास करें या इस स्ट्रेटेजी को विश्वास करें? आप भी बताइए, साधारण आदमी क्या करेगा? साधारण आदमी इतना नॉलेजेबल नहीं होता, डिसर्निंग नहीं होता। तो इनकी चीजों को तो किया गया। प्रशांत भूषण ने तो इस पर पहले ही स्पेशल पिटीशन दायर कर दिया था कि ये जो आपका ये हो रहा है, मौतें हो रही हैं, तो सरकार ने जबरदस्ती वैक्सीन लगवाया, इसीलिए सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। तो सरकार ने वहां पर एक एफिडेविट दायर किया था कि हमने किसी को जबरदस्ती नहीं की वैक्सीन लगाने के लिए। तो आपके एडवाइजरीज क्या थे? आप वीजा पर क्यों रोक लगा रहे थे? पासपोर्ट बाहर जाने, विदेश जाने पर आप मॉल जाने पर क्यों रोक लगा रहे थे? आप हवाई यात्रा पर क्यों रोक लगा रहे थे कि बिना वैक्सीन दिए हुए नहीं जाएंगे? ये जितने सारे एडवाइजरी थे, वो सारे एडवाइजरी आपकी जबरदस्ती का ही प्रमाण है। आप खुलकर नहीं बोल रहे थे कि इसके बगैर अपनी जगह, वहां पर आपको एडवाइजरी दे दिया गया कि आप वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाइए उस गंदे से चेहरे के साथ चिपका हुआ, तो आपको हवाई यात्रा की अनुमति मिलेगी। ये क्या था? ये जबरदस्ती हुई। ये सारी चीजें तो हुई और हम लोगों की आवाज तो नक्कर खाने में टूटी बनकर रहेगी। लेकिन यहाँ पढ़े लिखे आईपीएस आईएएस लोग ताली थाली बजाने का समर्थन कर रहे थे आपके पटना के। मेरा कहना इस मामले में यह है, मेरा कहने का तात्पर्य यह था कि यह जो विरोधी जो आवाज बुलंद कर रहे हैं, सरकार की विश्वसनीयता पर अमला है, तंत्र है, प्रशासनिक ढांचा उसका है, रोकने का टोकने का सारा तंत्र उसके पास में है। लेकिन ये जो इस घटना जो हुआ है, ये जो कोर्ट का बयान आया है और जो लोग विरोध कर रहे हैं, तो वो उन ताकतों का विश्वसनीयता स्थापित करती है कि ऐसे ताकत जो हर वक्त जो या अन्य मौके पर सरकार के विरोध में खड़ी होती है, उनकी विश्वसनीयता को बढ़ाती है ऐसी घटनाएं। बिल्कुल बिल्कुल, तभी तो कल सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया इसको लेकर। इंग्लैंड के कोर्ट के जजमेंट के आलोक में क्यों नहीं उसी तरह का जुर्माना यहाँ की कंपनी पर लगाया जाए और सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाए। सरकार से मुआवजे की मांग क्यों हो? लेकिन मुआवजे की मांग क्यों करेंगे आप? कैसे करेंगे? जबकि वो तो एंडेमिक एक्ट लागू ही नहीं किया था, उसको तो एंडेमिक ये महामारी घोषित नहीं किया था सरकार ने। तो सरकार तो बोल के निकल जाएगी कि हमने तो महामारी इसको माना ही नहीं था, इसीलिए महामारी एक्ट में जो मुआवजे का प्रावधान है वो नहीं देंगे। वो इंग्लैंड की कोर्ट तो है नहीं, या ब्रिटिश गवर्नमेंट तो है नहीं कि बेशर्म होकर अपनी नंगाई को छुपाते रहे। लेकिन यहाँ क्या है वो तो सबको दिख रहा है। तो मेरा एक अंतिम सवाल रहेगा सुब्रत जी कि वह जो छोटी ताकत है जो सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज बुलंद करती है, भले ही उनकी रीच कम हो, भले ही उनकी मतलब उनके पास तंत्र ना हो अपनी चीजों को लिए, तो उन ताकतों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो फर्दर सरकार का विरोध करते हैं और सच बातों के लड़ते हैं, जिसे कि 10 साल 5 साल 3 साल के बाद वही सरकार सच साबित करती है, आज सच साबित किया है। तो ऐसी ताकतों के लिए आप जनता के बीच में क्या कहना चाहेंगे कि क्या देखो ऐसा है ना, जनता को मुगालते से निकालने की कोशिश हम लोग करते रहते हैं। ये स्मॉल ग्रुप, और हर देश में ये ग्रुप बहुत स्मॉल ही होता है हर समाज में। लेकिन जो समाज पढ़ा लिखा होता है, शिक्षित होता है, जो अपने दिमाग को गिरवी रख के नहीं आया है गधों के पास, ठीक है, वैसे समाज में हम जैसे लोगों की बात को बेहतर सुना जाता है, समझाया जाता है। भारत एक विशाल देश है, आधे से ज्यादा जनसंख्या जो है अत्यंत दरिद्रता में जी रही है। अशिक्षा को शिक्षा को पोषण करके
और महज जीने की जद्दोजहद में जिंदगी गुजार देने वाले लोगों की संख्या यहाँ पर 80-90 करोड़। तो ऐसे देश में हमारी कोशिश बनी रहती है कि हम एक अर्बन ऑडियंस को ये तक इन चीजों को पहुंचाएं। उससे ज्यादा लोगों को हम पहुंचा भी नहीं सकते, ठीक है, छोटी सी कोशिश पे। अब जिन अर्बन ऑडियंस को हम इन चीजों को पहुंचाते हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने 2, 5, 10 ऑडियंस को पहुंचाएं। इस तरह से दीप जलाते रहो, यही चीज यहाँ पर हो सकता है। इससे ज्यादा तो कुछ हो नहीं सकता, समझे ना। और देखो, ब्रूनो तो अकेले ही जल गया ना सच बोलने के लिए, यही तो इतिहास है। सुकरात को जहर तो पीना पड़ा, सच बोलने की सजा मिली। तो वो रोमन जो इतिहास है, वहां से आज का इतिहास, आज का समाज कहाँ अलग है। यहाँ तो सच बोलने वाले ही सूली पर चढ़ाए जाएंगे। जी बिल्कुल। समाज हमेशा ही वही रहा है, जब तक ना वैसे लोगों को, राइट थिंकिंग लोगों की मेजोरिटी आ जाए या उनके हाथ में सरकार आ जाए, तब तक तो ये चलता रहेगा। लेकिन ये भी सच है कि सुकरात अगर जहर नहीं पीता तो अमर नहीं होता। आज लोग सुकरात को किस लिए जानते हैं? क्योंकि उसने जहर पिया था। आज मीरा को क्यों जानते हैं? छोड़िए सुकरात, बहुत दूर की बात है। मीरा को क्यों जानते हैं? मीराना ने विष दिया, उस मीरा ने अमृत पिया। जो विष को अमृत समझ के पी लेता है, अमर तो वही होता है, विष देने वाले तो नहीं होते। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुब्रतो जी आपका आपने बताया चीजों के बारे में। और इससे एक चीज साबित होता है यह कि वह ताकत, छोटी ताकत जो कि लगातार आम जनता के सामने अपनी बातों को रख रही है, सरकार की नीतियों का समीक्षा करती है, उसकी नीतियों का भंडाफोड़ करती है। जनता को, आम लोगों को उनकी बात सुननी चाहिए, उनकी बातें समझनी चाहिए और उनके पक्ष में जब भी मौका मिले खड़ा होना चाहिए। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश आया है, यूके से ही कहा जा सकता है या इस घटना के बाद से कहा जा सकता है, जो उनकी सत्यता को साबित करता है। नमस्कार, मैं समर भूमि से रोहित शर्मा। सुब्रतो जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद आपका। आपने हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और यथासंभव योगदान देने का भी प्रयास कीजिए। नमस्कार।